नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 नवंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 12 जिलों में हो सकती है बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा। बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग की तरफ से 29 नवंबर को दरोगा मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने की बात कही गई है। कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। यह परीक्षा 12 जिलों में होने की संभावना जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य हिंदी की बात करें तो इस पेपर में 100 प्रश्न होंगे और आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान की माने तो दूसरे पेपर सामान्य अध्ययन, इसी पेपर में प्राप्त अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। बिहार के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे खगड़िया के 52 कोठी 53 द्वार के बारे में। भूल भुलैया के नाम से जाना जाने वाला यह महल गोगरी अनुमंडल स्थित भत्तखंड गांव में गंगा किनारे राजा बैरम सिंह द्वारा 1633 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इस ऐतिहासिक महल 52 कोठी 53 द्वार नाम से विख्यात है। ये महल मुगल कालीन है और इसकी वास्तुकला आज भी जीवंत है। इस महल के अंदर एक मंडप है जिसके चारों ओर ईंट मारने और अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसके अंदर एक सुरंग भी है। उसी सुरंग द्वारा राजा और रानी पूजा करने के लिए मंदिर आते थे। इस महल में 27 तरह के ईंट का प्रयोग किया गया था। इस भूल भुलैया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई अनजान इसमें घुस गया तो फिर जल्दी नहीं निकल पाता है। हालांकि यह ऐतिहासिक महल सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक पर्यटन विभाग के नक्शे पर नहीं आ सका है और इसकी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 801 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,22,612 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 21, अरवल में 3, औरंगाबाद में 11, बांका में 11, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 10, भोजपुर में 6, बक्सर में 4, दरभंगा में 37, पूर्वी चंपारण में 10, गया में 44, गोपालगंज में 9, जमुई में 8, जहानाबाद में 24, कैमूर में 3, कटिहार में 1, खगड़िया में 3, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 14, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 36, नालंदा में 51, नवादा में 21, पटना में 306, पूर्णिया में 15, रोहतास में 5, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 5, सारण में 18, शेखपुरा में 6, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 19, सुपौल में 7, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 3 मामले सामने आए हैं। दिवाली और छठ पूजा में ट्रेनें हुई फुल। अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग दिवाली और छठ पर्व में शामिल होने के लिए घर जरूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बार लोगों का घर पहुंचना मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों की सीटें फुल हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सप्त क्रांति, सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस, दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस में 30 नवंबर तक कोई जगह नहीं है। बांका के एक किसान ने मत्स्य पालन से जोड़कर कई युवाओं को दिया रोजगार। बांका जिले के रजौन प्रखंड के युवा हाल के दिनों में तेजी से मत्स्य पालन की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं। पिछले 3 साल में यहां के 100 युवाओं ने तालाब खुदवाकर मछली पालन शुरू किया है, जो इसके पीछे बरौनी के बाबुल चौधरी का हाथ बताया जा रहा है। बाबुल युवाओं को न केवल मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी हर संभव मदद भी कर रहे हैं। साथ ही वो खुद भी 4 एकड़ जमीन पर तालाब खुदवाकर मछली पालन करने का काम कर रहे हैं। मछली पालन में वो पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। वह इस बाबत बाबुल बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मछली पालन का प्रशिक्षण साल 2013 में कोलकाता के बैरकपुर से लिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने साल 2016 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मछली पालन का प्रशिक्षण लिया। दोनों जगहों पर प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर तालाब बनवाकर मछली पालन शुरू किया। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। शिल्पा सिंह एक भारतीय गायिका, डांसर, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर है। वो आईएमसी मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उप विजेता रही है। उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और साक्षात्कार की प्रारंभिक प्रतियोगिता में टॉप करने के बाद सेमीफाइनल में शामिल हुई थी। शिल्पा सिंह ने 2019 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से स्नातक किया था और वर्तमान में गूगल के साथ काम करती है। उन्होंने पहले बीटेक पूरी की थी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में। अक्टूबर 2012 में सिंह ने आईएमसी 2012 की मूल विजेता उर्वशी रौतेला का स्थान लिया था, जो प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत कम उम्र की पाई गई थी।
किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाएगा नया सॉफ्टवेयर। मंडियों के अलावा खुले बाजार कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने उपज उत्पादन को बेचने की आजादी संबंधी नए कानून को लागू करने के बाद कृषि मंत्रालय ने नया सॉफ्टवेयर विकसित करने का ऐलान किया है। इस पर किसान देश भर के किसी भी शहर के भाव का पता लगा सकेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से हर रोज सुबह 8 बजे उपज उत्पादन विभाग को किसानों के मोबाइल पर SMS के जरिए भेजने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए किसानों को उपज उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। कृषि मंत्रालय के अधिकारी की माने तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प मुहैया करवाए गए हैं। किसान अपनी मंडी के बाहर भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज अथवा अपने खेत से ही फसल बेच सकेंगे। इस नए सॉफ्टवेयर के विकसित हो जाने के बाद किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1270 में आज ही के दिन महान संत नामदेव का जन्म हुआ। 1877 में आज ही के दिन मोहम्मद इकबाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। 1960 में भारतीय महिला अभिनेत्री तन्वी आजमी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया। 2003 में आज ही के दिन पुष्पलता दास भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 2011 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सोनिया ने नियुक्त किया बिहार का पर्यवेक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी समाप्त हो गया है। 3 चरणों में हुए इन चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आने वाला है। इसी बीच सभी पार्टियों के नेता परिणाम के इंतजार में हैं। हर पार्टी के नेता अपने अपने चुनावी गणित के लिहाज से सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही परिणाम आने के बाद के दावपेच भी फिरा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। दरभंगा हवाई अड्डे से यात्री विमानों का हुआ परिचालन। लंबी प्रतीक्षा के बाद रविवार से दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट के यात्री विमान का परिचालन शुरू हो गया है। पहले दिन बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर पहला विमान सुबह 11:30 बजे हवाई अड्डे पर लैंड कर गया। वहीं दिल्ली के पहले विमान ने 11:50 पर उड़ान भरी। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट में कुल 185 यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सारावकी, हाईघाट के विधायक अमरनाथ गामी, विधान पार्षद अर्जुन साहनी और शहर के कई प्रमुख लोग शामिल थे। टर्मिनल से विमान तक यात्रियों को ले जाने के लिए स्पाइस जेट की बसें तैयार रहीं। वहीं उड़ान देखने के लिए सड़क पर लगातार लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। महापर्व छठ के लिए पटना जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 संक्रमण काल में पूरे त्योहार की रंगत फीकी पड़ गई है। इसी बीच लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए पटना प्रशासन की तरफ से आवश्यक नियम और शर्तों को लागू किया गया है, जिसके तहत छठ सेलिब्रेशन को लेकर पटना जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। निगम के माध्यम से हर मोहल्ले में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। पानी के टैंकर को हर जगह भेजा जाएगा। गंगा जल दिवाली के बाद भेजना शुरू हो जाएगा। पानी पहुंचाने की व्यवस्था ई-रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिनके घर पर छठ हो सकता है वो छत पर ही पूजा करेंगे। बुजुर्गों को घाट पर जाने के लिए रोका जाएगा। गंगा घाट पर गाड़ी नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। मतगणना को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा चाक चौबंद। बिहार विधानसभा चुनाव की 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने सीसीटीवी से निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम कर दिए हैं। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती के लिए राज्य भर में बनाए गए कुल 55 मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रीनिवास ने बताया कि ईवीएम तथा मतगणना केंद्र की सुरक्षा के लिए राज्य भर में केंद्रीय सशस्त्र बलों की कुल 19 कंपनी तथा मतगणना के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 59 कंपनी तैनात की गई है। सीएपीएफ की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। उन्होंने बताया कि 55 मतगणना केंद्रों के भीतर हिस्से में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। छपरा जंक्शन के क्यूमुलेटिव रैंकिंग में सबसे आगे 98.96% तक समय से चलती है ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन समेत पूरे एनई रेलवे ने क्यूमुलेटिव रैंकिंग में समय पालन में 98.96% की महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसकी जानकारी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा मूलभूत ढांचे में सुधार के साथ ही रेलवे परिचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। अशोक कुमार ने बताया कि स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी इसी क्रम में किया जा रहा है। इसी के चलते गाड़ियों के समय पालन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि पैसेंजर ट्रेन के समय पालन में उत्कृष्टता के साथ ही मालगाड़ी की गति में भी निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे ने माल लदान में तेजी से वृद्धि दर्ज की है।
चुनाव जीतने वाले विधायक को पटना के आलीशान होटल में रहने की मिलेगी जगह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं। बिहार चुनाव के परिणाम पर देश भर की नजर भी टिकी है। वहीं चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों के लिए खास तैयारी की जा रही है। बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। दरअसल विधायक जो चुनाव जीतने कर आने वाले हैं उनके लिए होटल में खास व्यवस्था करने की तैयारी की गई है। वहीं बिहार में जो पुराने विधायक हैं उनके पास पहले से ही सरकारी आवास है, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत विधानसभा सचिवालय की तरफ से पहली बार जीत कर आने वालों के लिए रहने की व्यवस्था हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों को पटना के आलीशान होटल में ठहराया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी कुमार रवि को पत्र भेजा जा चुका है। बिहार के परिवहन विभाग को केंद्र सरकार करेगी पुरस्कृत। कोविड-19 के माहौल में लॉकडाउन के दौरान परिवहन के क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के लिए उम्दा काम करने वाले बिहार के परिवहन विभाग को केंद्र सरकार ने पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। बिहार में कोविड-19 के दौरान परिवहन सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन किए जाने के लिए परिवहन विभाग बिहार को इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 अवार्ड के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। 9 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजित 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 के दौरान यह अवार्ड परिवहन विभाग को दिया जाएगा। परिचालन परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। सम्मेलन में देश भर से विभिन्न राज्य भाग लेते हैं। इसी साल परिवहन विभाग को कोविड-19 के दौरान परिवहन के क्षेत्र में नवाचार पुरस्कार के लिए बिहार को चयनित किया गया है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर राजद ने समर्थकों और शुभचिंतकों को दी सलाह। बिहार में 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। वहीं आज महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। राजद ने अपने नेताओं से तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत राजद की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया है कि सभी शुभचिंतकों और समर्थकों से विनम्र अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने के निजी निर्णय का सम्मान करते हुए आप घर पर ही रहे और आवास आकर व्यक्तिगत रूप से बधाई देने से बचे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम को लेकर भी सचेत रहे। जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते हैं। मांझी ने साफ कहा कि एग्जिट पोल को लेकर वह जो संदेह जता रहे हैं उसके आधार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, तभी पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सत्य थे या पिछले चुनाव की तरह झूठ का पुलिंदा थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनाव खत्म होने के बाद ही जारी किए गए एग्जिट पोल में साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जीत दिखाई गई है। हालांकि जदयू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने 150 सीटों पर किया जीत का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं कल परिणाम भी आ जाएंगे। इसी बीच महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्थान एनडीए सरकार की वापसी की बात भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को पटना पहुंचकर कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। एक थकी हारी भाजपा और जदयू की सरकार ने बिहार को बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है जनता ने उसे बदलकर एक नई युवा, तेज तर्रार और नई ताकत वाली सरकार के लिए मत डाला है। मतगणना के बाद ही असली निर्णय होगा, क्योंकि जनता का निर्णय अभी ईवीएम मशीन में बंद है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने एग्जिट पोल के परिणाम तय नहीं करने की कही बात। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 3 चरणों के मतदान के परिणाम कल यानी कि 10 नवंबर को आने वाले हैं। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाया गया है, जिस पर अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जो भी नतीजे आए हैं वो गलत है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि अभी परिणाम आने में समय है। हमारी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं उससे एनडीए की सरकार बनते नजर आ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, इसलिए एनडीए की जीत पक्की है। श्याम रजक ने एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीट पर महागठबंधन की जीत होने का किया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव के अधिकतर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई गई है, जिससे राजद के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले जदयू से राजद में शामिल होने वाले श्याम रजक का दावा है कि एग्जिट पोल से भी अधिक सीटें महागठबंधन को मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। एग्जिट पोल पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल से भी अधिक सीटें महागठबंधन को 10 तारीख की काउंटिंग में मिलने वाली है। तेजस्वी यादव ने जो भी वादा किया है सभी को पूरा किया जाएगा।
1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी हुआ फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी करके 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से पहले भेजे गए MN श्रेणी के 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने इसे लेकर बीते 6 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी। इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी बीमा के लिए भी फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार फॉर्म 51 में संशोधन के जरिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है। गौरी खान ने बेटे अब्राहम के साथ शेयर की फोटो। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान इंस्टाग्राम पर अपने बेटे अब्राहम के साथ कुछ फोटोज को शेयर किया है। इस तस्वीरों में अब्राहम अपनी मां के साथ करण जौहर की किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं। दोनों ही मुंबई स्थित अपने घर की बालकनी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गौरी खान ने अब्राहम की 2 फोटो शेयर की है। पहली फोटो में गौरी और अब्राहम है तो दूसरी फोटो में उस बुक की फोटो शेयर की गई है जो दोनों पढ़ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए गौरी ने लिखा है, तुम बड़े हो गए हो। अब्राहम खुद ही बुक को पढ़ रहे हो। करण जौहर को बुक के लिए बधाई भी दी है। विराट कोहली के समर्थन में उतरे वीरेंद्र सहवाग। एलिमिनेटर मैच में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का IPL 2020 का सपना भी टूट गया। टीम के खराब प्रदर्शन के चलते विराट कोहली की कप्तानी को लेकर भी कई सवाल उठाए जाने शुरू हो गए थे, जिसके बाद पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कोहली से RCB की कप्तानी वापस लेने की बात कही। इसी बीच सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली के बचाव में उतर आए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक कप्तान के लिए एक बेहतर टीम होना बहुत जरूरी है, तो मेरा मानना है कि मैनेजमेंट को टीम को बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कप्तान को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। टीम को कोशिश करनी चाहिए कि उन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करें जिनका प्रदर्शन बेहतरीन है। अब कंप्यूटर में आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं जरूरी दस्तावेज। जरूरी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मगर अब कंप्यूटर में आसानी से आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। एप्पल के मैक OS और विंडोज OS दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को इनक्रिप्ट करने के टूल प्रीलोडेड है। यूजर अपने आम अकाउंट पर पासवर्ड की मदद से उसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूजर अपना दूसरा पासवर्ड सेव कर सकते हैं। मैक OS की तुलना में विंडोज पर फाइलों को इनक्रिप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ कंप्यूटर खुद ब खुद फाइलों को इनक्रिप्ट करते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,190 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,410 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंदकिशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में दिखाए गए आंकड़े से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।